हाँ जी। तो कल वाली क्लास में तो अपन ने 1909 का एक्ट ही पढ़ा था। तो लो एक्ट का मैं फटाफट जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ एक बार आपको। तो 1909 का एक्ट पहले तो हमने पढ़ा कि उसका एक नाम और है, या तो उसको कहते हैं भारत परिषद अधिनियम, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, या उसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन था? तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, लंदन में बैठता था। मिंटो कौन था? गवर्नर जनरल था, कलकत्ता के अंदर बैठा करता था। क्यों लेके सुधार लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने बताया था पिछले जो सुधार थे, पिछले जो रिफॉर्म्स 1892 में करवाए गए थे, लंबा टाइम हो गया था, कांग्रेस डिमांड कर रही थी। नरमपंथियों गर्मपंथियों में जब खाई बढ़ गई थी तो सरकार चाहती थी कि नरमपंथियों को नजदीक लिया जाए, गर्मपंथियों को दबाया जाए, इसके लिए भी जरूरी थी। हिंदुओं को थोड़ा अलग किया जाए, मुसलमानों को हिंदुओं को अलग किया जाए, मुसलमानों को साथ लिया जाए, इसके लिए भी मुसलमानों को राजी करने के लिए भी एक्ट लाया गया। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गया था उनकी बातों को दबाने के लिए, ताकि जनता कहीं उनकी तरफ मुंह नहीं कर जाए। थोड़ा सुधार कर देंगे तो जनता राजी रहेगी अपने से, इसलिए भी वो सुधार कर दिए गए थे। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों को कहीं डर लगता था कहीं 1857 की क्रांति की सारी जनता लठ लेके बाहर नहीं आ जाए, इस वजह से भी उन्होंने सुधार कर दिया। क्या चेंज किए? का लंदन में जो काउंसिल ऑफ इंडिया होती है उसमें जो 15 मेंबर होते हैं उसमें एक इंडियन मेंबर मैंडेटरी होगा। अंग्रेजों का पहले भी तो लेते ही है, 1907 में 2 तो लिए आपके, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता। हमने कहा ना वैसा अब जरूरी है, पहले तुम्हारी मर्जी थी, लेते तो लेते, नहीं लेते तो नहीं लेते, अब वहां पे जरूरी कर दिया गया। फिर का यहाँ पे सेंटर में जो लेजिस्लेचर होती है उसके अंदर मेंबर की संख्या बढ़ा कर दी 69 में से 9 तो कर दिए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एक गवर्नर जनरल और 8 मंत्री बनते थे। 60 कर दिए गए एडिशनल मेंबर, अतिरिक्त सदस्य कर दिए गए। का वो जो एक गवर्नर जनरल और 8 सदस्य होंगे उनमें एक इंडियन होगा। इससे पहले कभी भी इंडियन मंत्री नहीं लिया गया था, पहली बार यहाँ पर इंडियन मंत्री दे दिया गया, और वो पहले थे अपने एसपी सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, एज ए लीगल मेंबर अपॉइंट कर दिया गया था उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। फिर ये बापड़े जो 60 है इनको भी कोई पावर दो यार, तो कहा इनको भी पावर दे देते हैं, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बजट पर डिबेट कर सकते हैं, का ये वाला भी मामला ठीक है। फिर का जो प्रांतों में लेजिस्लेचर होती है वो भी बढ़ाओ, तो का इनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रोल दे दिया गया, 6 सीटें दी गई सेंटर में उनको, जिसका मतलब था कि उन क्षेत्रों से मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट देंगे, तो ये सेपरेट इलेक्ट्रोल था। अब हम कहते हैं इसकी कमियां क्या थी? हम कहते हैं इसकी कमी सबसे बड़ी तो सेपरेट इलेक्ट्रोल, क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि जब अलग चुनाव हो सकते हैं तो अलग देश क्यों नहीं हो सकता? कालांतर में देश में सांप्रदायिकता बढ़ी, 2 नेशन थ्योरी को कहीं ना कहीं इससे वो विश्वास मिलता है। फिर जब मुसलमानों को दिया तो सिखों और ईसाइयों ने भी कहा वैसा हमने कौन सी मोरनी की बातें मारे, हमें भी तो ये दिया जाना चाहिए। फिर आपने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा मेंबर एडिशनल मेंबर है इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बजट पे डिबेट कर सकते हैं, पर अब भी वहां पड़े न तो वो फॉरेन अफेयर्स पे बोल सकते थे, ना प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर में बोल सकते थे वो लोग, ना वो लोग कोई ऋण ब्याज रेलवे ऐसा कोई मामला उससे संबंधित सवाल वो लोग नहीं पूछ सकते थे। तो ज्यादा अधिकार तो अब भी उनको नहीं दिए गए थे। विटो और अध्यादेश अभी भी आपके गवर्नर के और गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था, वो जब चाहे आपकी बात को काट सकता था, आपकी बात को कैंसिल कर सकता था। तो ये कुछ चीजें थी जो कि इस एक्ट में अलग थी, मतलब कमियां थी इस एक्ट की, मैंने बताई थी वो। आप पुराने क्वेश्चन के आंसर लिखना, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी बताया था, किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, वहां से आप लिख सकते थे। मैं चेक कर लूंगा, मैंने आज देखे नहीं थोड़े, मैं चेक कर लूंगा और बता दूंगा आपने कैसा लिखा कैसा नहीं लिखा। आज अपने वहां से आगे शुरू करते हैं, 1909 के बाद का शुरू करते हैं। आगे वाला थोड़ा सिंपल सा ही है, ठीक ठीक यूं बात है। दिल्ली में दरबार लगाया गया 1911, ये हिंदी के अंदर दरबार कहते हैं भाई, हिंदी में इन्होंने कोर्ट ही लिख दिया, अपने ध्यान रखना, अपने इसको दिल्ली दरबार कहेंगे हिंदी वाले, अंग्रेजी वालों के कोर्ट होता है। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया। क्यों लगाया गया दिल्ली दरबार? क्योंकि ब्रिटेन का राजा आया था इस टाइम, मैंने एक दिन पहले ही बात बताई थी आपको, वापस बता देता हूं। ब्रिटेन का राजा आया था, राजा का नाम था जॉर्ज पंचम, वो अपने इंडिया आया था, तो उसके स्वागत में यहाँ पे दरबार लगाया गया। और उसकी रानी थी, उसका नाम था मेरी, नाम मेरी है भाई, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको लगे कि सर को आज क्या हो गया, खुद की कैसे बता रहे हैं, ये रानी तो उसकी है, जॉर्ज पंचम की है, नाम उसका मेरी था। ये दोनों आए थे, तो इनके स्वागत में दिल्ली में दरबार लगाया गया। पॉइंट नोट करना, राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन दरबार कहां पे लगाया जा रहा है? दिल्ली के अंदर दरबार लगाया जा रहा है। होर्डिंग सेकंड अपने यहां पर गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड होर्डिंग सेकंड था, वो यहाँ पे जीजी था, तो उसने कहा दिल्ली में लगाओ दरबार, तो दिल्ली में दरबार लगा दिया गया आपने। अब पंचम यहाँ पर आया, पंचम आया तो पंचम ने जनता इकट्ठी हुई उसके स्वागत में। उसी टाइम हमने गाया जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य के विधाता किंग जॉर्ज पंचम, तुम्हारी आयु लंबी हो। और हम उसके सामने बिलबिलाए, हम उसके सामने रोए, और हमने जॉर्ज पंचम को कहा, राजा कहीं का, और राजा दिलदार होता है हमेशा, बोले ब्रिटेन का और बोले अपना कोई राजा रहा हो। जॉर्ज पंचम ने पूछा कि मेरी भारतीय जनता
किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है तुम्हें, और अपने वाले फूट फूट के रोए, ढां ढां करके रोए। उसने हुआ क्या, बात तो बताओ। अपने वालों की हिचकियां ही नहीं रुके, उसने सिर पे हाथ वाथ फेरे, प्लीज बताओ क्या बात हुई। क्या हमारे बंगाल के टोटे टोटे कर दिए? किसने? वो तुम्हारे कर्जन आया था पहले, वो कर्जन हमें बांट के चला गया, बंगाल के 2 टुकड़े करके चला गया। होर्डिंग पास में ही खड़ा था, जॉर्ज पंचम ने होर्डिंग की तरफ देखा कि होर्डिंग क्या लफड़ा है। उसने कहा हाँ साहब, वो हमने ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल 2 बांट दिए। उसने कहा नहीं देखो, मेरे से जनता का रोना देखा नहीं जाता, प्लीज फेविकोल के जोड़ से उन दोनों को वापस जोड़ दिया जाए। 1911 में जॉर्ज पंचम घोषणा करते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाता है। मुझे याद है बार आईएएस में क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था। 1911 जॉर्ज पंचम का जो दिल्ली कोड था उसमें उसको रद्द कर दिया गया था, याद रखना, क्योंकि अपने दिमाग में हमेशा यही रहता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905। रद्द वाला पढ़ते ही नहीं है अपने। और मुझे याद है उसने भी जो पहला ऑप्शन दिया था 1905 ऑप्शन के अंदर और लिख देता है, ताकि अपने रद्द पढ़े ही नहीं, 1905 लगा दे। तो हुआ था 1905 में, रद्द हुआ था 1911 में, करके गया था कर्जन, वापस जोड़ के गया था आपने तो जॉर्ज पंचम। उसने पूछा और कोई समस्या? हम थोड़े से चुप हुए, पानी वानी पिलाया उसने। हमने कहा एक समस्या और है सर। क्या समस्या बताओ? कि हमारी राजधानी बहुत दूर है। कहाँ है तुम्हारी राजधानी? हमने कहा ए ठेठ उधर बंगाल की खाड़ी के अंदर राजधानी है। उसने होर्डिंग की तरफ वापस देखा कि होर्डिंग कहाँ रहते हो तुम? उसने कहा सर बात सही है आपकी, हम उधर, वो कलकत्ता है बंगाल की खाड़ी में, वहां रहते, एंड है इंडिया का उधर। इतनी दूर क्यों रहते हो? सर पहले वहीं आए थे शुरुआत के अंदर, बंगाल पे ही कब्जा किया था, तो फिर उसी को राजधानी बना लिया। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जहां हम अपने खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये भारत का दिल है, ये दिल्ली है, ये भारत का सेंटर है। तो उसने कहा राजधानी भी यही होनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। और जॉर्ज पंचम घोषणा करके गए कि राजधानी को भी कलकत्ता से कहां लाया जाएगा? दिल्ली लाया जाएगा। दो चीजें की थी जॉर्ज पंचम 1911 के अपने दिल्ली दरबार में, 2 घोषणाएं करके जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाता है, आपकी राजधानी को कलकत्ता से कहां पर लेके आएंगे? हम दिल्ली लेके आएंगे। तो याद रख लेना भाई जॉर्ज पंचम की क्या क्या घोषणाएं थी। और उसी टाइम जॉर्ज पंचम के स्वागत के अंदर ही हमने बॉम्बे के अंदर बनाया था गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में तो अपने इंडिया गेट, और बॉम्बे में है गेटवे ऑफ इंडिया। वो जो बॉम्बे वाला गेटवे ऑफ इंडिया है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना था। इंडिया गेट तो अपना बाद में बना था। इंडिया गेट तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडियंस अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, और वे इंडियंस जो अंग्रेजों की आर्मी में थे वहां पर शहीद हो गए थे, उन शहीदों के नाम लिखने के लिए, उन शहीदों के सम्मान में अंग्रेजों ने जो गेट बनाया था वो तो था इंडिया गेट। और बॉम्बे में जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो बनाया गया था वो था गेटवे ऑफ इंडिया। तो आजादी से पहले तक अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए जो भी भारतीय शहीद होते थे उनके नाम तो इंडिया गेट पे लिखे हुए। और आजादी के बाद हमने दिल्ली में अलग एक बना ली, अमर जवान ज्योति। और वहां अमर जवान ज्योति पे बाद में अपने जो भी युद्ध हुए, आतंकवाद में कहीं भी कोई जवान शहीद हुआ तो उनके नाम अपने वहां पर लिख दिए गए थे। तो दिल्ली दरबार याद रख लेना भाई, क्या क्या बातें हुई थी बता देता हूं। लिखा हुआ है दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी का स्वागत करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लेकर आए थे। उसी समय उनके स्वागत के लिए बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया, एक साथ है भाई गेटवे, ध्यान रखना। क्या हुआ? वापस शुरू से शुरू हो जाएगा। लो अपने साथ पढ़ लेते हैं एक साथ ये चीज। तो ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ध्यान रख लेना, एक साथ है। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था इसी टाइम आपका बॉम्बे के अंदर। तो 2-3 बातें हैं, सारी बात याद रख लेना जॉर्ज पंचम का। और इसी टाइम 1911 के अंदर वो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान गाते हैं। तो बाद में जब 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कलकत्ता का अधिवेशन था, बिशन नारायण सर अध्यक्ष थे, उसमें वापस जनगण मन हमने गाया था। तो याद रह जाएगी, कोरिलेट होगी चीजें आपके, इसलिए वो अधिवेशन थोड़े पहले पढ़ लेते हैं तो चीजों में थोड़ा मजा आता है, बाद में थोड़ी थोड़ी अपने को बातें पता होती है। अब होर्डिंग को कह के गया कि भाई राजधानी चेंज कर लेना फटाफट। उसने कहा साहब थोड़ा टाइम तो दो, ऐसे यूं कोई चटमंगनी पट ब्याह थोड़ी हो, जाएंगे वापस सामान वान पैक करेंगे इधर लेके आएंगे। कोई स्टूडेंट रूम चेंज करता है सर, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। पूरी राजधानी चेंज करके लानी है साहब, कलकत्ता से दिल्ली आना है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसने कहा जल्दी से जल्दी जितना हो सके। कहा साहब ठीक है। राजा की बात मानी गई। 1 साल के अंदर अंदर कह दिया गया कि राजधानी को कलकत्ता से पूरी कहां पे ले जाएंगे? दिल्ली। 1 साल में अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर भवन बनाए, नई नई बिल्डिंग्स बनाई। गवर्नर जनरल कहाँ रहेगा, बाकी अफसर कहाँ रहेंगे, वो जो भवन बनाए गए थे, वो जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वो जो एक दिल्ली क्रिएट की गई थी, उसका हमने नाम किया बाद में नई दिल्ली। कि साहब अंग्रेज
ने जो दिल्ली बसाई थी वो बाद में नई दिल्ली थी। लुटियन नाम का आर्किटेक्चर था जिसने इसका मैप वगैरह बनाया था, जो इसका आर्किटेक्ट था, जो इसका डिजाइनर था नई दिल्ली का, लुटियन था। इसलिए अक्सर आप नई दिल्ली के लिए एक शब्द सुनते हैं, लुटियंस दिल्ली, कि जो भी मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े आईएएस रहते हैं, वो किस जगह रहते हैं, तो लुटियंस दिल्ली के अंदर रहते हैं। फिर अक्सर जो समाजवादी टाइप के लोग होते हैं, ये लुटियंस दिल्ली वाले भारत को लूट रहे हैं, ये जो मंत्री और आईएएस है ये जनता का शोषण करते हैं। तो वो बेचारा लुटियन जो था वो आर्किटेक्चर था, याद रख लेना आपने। 1912 में राजधानी को यहाँ पर चेंज कर लिया था। राजधानी को चेंज कर रहे थे 1912 के अंदर। जब राजधानी को चेंज करने की बात की जा रही थी 1912 में, लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल, तो जब दिल्ली आए तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने कहा भाई रुक जाओ, दिल्ली के बाहर रोक लो एक बार गाड़ियां। क्यों सर? अब आगे यार मैं रथ वथ में बैठकर वैसे जाऊंगा जैसे राजा राजधानी में प्रवेश करता है। अब राजा मैं हूं, भारत का गवर्नर जनरल हूं, सब कुछ मैं संभालता हूं। मैं जाऊंगा रथ में, बग्घी में, और रथ में बैठ के एकदम लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। और दिल्ली की जनता क्या राजी, जगह जगह लोग फूल मालाएं लेके खड़े, फूल हाथों में लिए हुए खड़े, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया टाइप की फीलिंग ले सारे लोग। गवर्नर जनरल सबकी तरफ हाथ हिलाता हुआ जाए। चांदनी चौक दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है, चांदनी चौक नाम की। शाहजहां की जो बेटी थी जहांआरा, उसने चांदनी चौक की कभी डिजाइन बनाई थी। चांदनी चौक के अंदर अपने कुछ क्रांतिकारी थे और उन्होंने कहा कि हम भी फूल फेंकेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। आप इतनी भीड़ खड़ी थी, तुम खड़े हो जाओ। वो जो क्रांतिकारी थे, उनका जो नेता था उसका नाम था रास बिहारी बोस। याद रखना, घोष नहीं है, रास बिहारी घोष वो है जो सूरत वाले अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष था। वो नरमपंथी नेता है, मॉडरेट है, ये एक रिवोल्यूशनरी है, ये एक क्रांतिकारी है रास बिहारी बोस। आगे आजाद हिंद फौज में हम वापस नाम पढ़ेंगे इस बंदे का। तो रास बिहारी बोस वहां पर खड़े थे, अपने साथ में 5-6 अपने साथियों को और लिए हुए, अपने भी भाई साहब यहाँ पे फूल फेंकने। 23 दिसंबर 1912 का दिन था। जैसे चांदनी चौक के पास में रथ आया, बग्घी आई, रास बिहारी बोस और उसके साथ वाले तैयार खड़े थे, फूल फेंके उन्होंने, पर फूल बने अंगारे। बम था उनके हाथ में, बम फेंक दिया उन्होंने। पर भाई रे भगवान जाने क्या था, इंडियंस का निशाना हमेशा चूक ही जाया करता था। हम हमेशा एग्जैक्टली कभी मार ही नहीं पाए बंदे को। होर्डिंग के तो लगा नहीं, आगे जो बैठा था, ड्राइवर बैठा था, जो खींच रहा था, रथ को चला रहा था, उसके बेचारे को लगा, वो देश के काम आ गया। रास बिहारी बोस ने पहले से चप्पलें हाथ में ले रखी थी, रास बिहारी बोस ने वहां से भाग गए सारे के सारे। लेकिन कुछ लोग पकड़े गए बाद में उस केस के अंदर। 4 बंदे पकड़े गए थे, जिन 4 बंदों को बाद में सजा हो गई थी, फांसी लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। दिल्ली में घुसते समय बम फेंका गया था, इसलिए उस मुकदमे का नाम है दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। 1912 के अंदर हुआ था। अब पूछे कोई कि दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा क्यों हुआ था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पे रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया था, इस वजह से हुआ था। उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग दिल्ली क्यों आ रहा था, क्योंकि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली चेंज किया जा रहा था। सारी बातें याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। चार क्रांतिकारियों को इस मामले में फांसी दी गई। वो 4 क्रांतिकारी कौन कौन थे? अमीर चंद नाम है, अमीर चंद लिख लिया, थोड़ा सा याद रखना। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये 4 लोग थे जो इस मुकदमे के अंदर पकड़े गए थे और जिनको फांसी लगा दी गई थी। 4 लोगों को, डबल ए और डबल बी। मुझे याद है 2016 वाले प्री में ये कोई क्वेश्चन था, इनमें से दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में कौन सा शामिल नहीं था। 3 तो ये नाम लिख दिए थे, एक नाम लिख दिया था भगवती चरण बोहरा। तो याद रख लेना भाई, भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे, बाकी वाले 4 थे। तो डबल ए आमिर चंद, अवध बिहारी, डबल बी बाल मुकुंद और बसंत कुमार। हालांकि जब मैं राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा तब मैं और बता दूंगा, अपने राजस्थान के भी एक क्रांतिकारी इनके साथ जुड़े हुए थे, पर बाद में वो पकड़े नहीं गए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी बाद में फरारी के अंदर ही काट दी थी। जोरावर सिंह बारठ थे, वो भी इस मुकदमे से संबंधित थे, पर वो जब उधर अपने डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो वो कभी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे जोरावर सिंह बारठ। बाद में नाम वाम चेंज करके अपने इधर मालवा में वागड़ के अंदर इधर घूमते रहे थे। राजस्थान जी के पढ़ेंगे तब हम और बात कर लेंगे उसकी, उधर बात करेंगे। अपने पूरा परिवार ही उनका इसके अंदर शामिल था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बड़ी जोरदार घटना, 2 एक साथ जुड़ी हुई घटना, याद रखना, दिल्ली दरबार और दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा दोनों जुड़ी हुई चीजें। आगे एक बड़ी जोरदार घटना है, कामागाटा मारू प्रकरण। नाम से बड़ा जोरदार लगता है, कामागाटा मारू क्या नाम है, क्या हुआ था? वास्तव में कामागाटा मारू जो है एक जहाज का नाम, एक शिप है,
एक जापानीज शिप था, एक जापानी जहाज था। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने दिमाग में सोचो। देखिए अपने जो सरदार जी है, अपने जो पंजाबी लोग हैं, ये ज्यादातर कौन से देश में जाते हैं? कनाडा। ज्यादातर का डेरा वो ये कनाडा जाना होता है इनको। तो ये सरदार जी कनाडा आज से नहीं जाते हैं, ये सरदार जी कनाडा बहुत पुराने टाइम से जाते हैं। कनाडा की सरकार तंग आ गई इनसे, और कनाडा की सरकार ने कहा कि नहीं साहब, ये ज्यादा आने लग गए, इन पर रोक लगाई जाए। तो एक नियम लेके आए वो लोग, और नियम लेके आके कहा कि वे लोग जो इंडिया से चलने के बाद डायरेक्ट कनाडा आए, बीच में कहीं पे रुके ही नहीं, तब तो एंट्री मिल जाएगी, और यदि बीच में रुक रुक के आए तो इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। अब उस टाइम जो भी अपने नौ परिवहन हुआ करता था, जो भी जहाजों से जाने का अपना तरीका हुआ करता था, उसमें बीच में रुकना ही पड़ता था। इतने बड़े जहाज ही नहीं थे कि बिना फ्यूल डलवाए और डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाए, तो रुकना पड़ता ही था आपको। इसलिए वो ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तो कोई डायरेक्ट आ पाएगा और ना ही अपने उनको एंट्री देनी पड़ेगी। पर इंडियंस कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और किसी ने पता लगा उस रूल में कोई एक कमी थी, और उस कमी का सहारा लेके 35 आदमी घुस गए। 35 इंडियन थे, वो कनाडा चले गए। अब जैसे ही वो 35 गए, कनाडा वालों का ये कैसे आ गए? वो एक कमी थी, ये उस कमी के तहत आ सकते हैं ऐसे, कोई कमी दूर करो, कमी दूर करो। उन्होंने वापस अपना कानून और ढंका किया, इस बार कोई कमी नहीं, इस बार तो कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं है, कोई नहीं आ सकता, किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। अब कनाडा ने तो अपना रूल चेंज कर लिया, उस कमी को दूर कर दिया। अपने सरदार जी को पता नहीं चला कि साहब कमी दूर हो गई, वहां पर अब परमिशन नहीं मिलेगी, वहां पर अब एंट्री नहीं मिलेगी। अपने यहाँ पे सिंगापुर में एक सरदार जी रहते थे, गुरदीत सिंह। गुरदीत सिंह नाम करके एक सरदार जी रहते थे, और उन्होंने सोचा कि रुपए कमाने का अच्छा तरीका है, नई नई परमिशन मिली है, अब लोग वापस जाने शुरू हुए हैं, क्यों ना मैं एक जहाज किराए पे लूं और जनता को यहां से बिठा के कनाडा लेके जाऊं। कनाडा जाने के लिए लोग मरा करते थे, और मेरे थोड़ी कमाई हो जाएगी। गुरदीत सिंह सिंगापुर में रहते थे, इन्होंने वहां पर एक जहाज किराए पे लिया, रेंट पे लिया। उस जहाज का नाम था कामागाटामारू। कामागाटामारू नाम का एक जहाज किराए पे लिया, हांगकांग लेके आए उस जहाज को। अब इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया जो भी अपना है, इसमें इस पूरे बेल्ट के अंदर अपने इंडियंस खूब सारे रहते थे कि या तो जाओ कनाडा, कनाडा का वीजा नहीं मिले, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये तो अपना ही है, सिंगापुर, जापान, चाइना, इस वाले बेल्ट में खूब रहते थे, ताइवान तक। तो कहा इधर वालों को उसने मैसेज किया, वो हांगकांग गया, जहाज को उसने हांगकांग लगाया, और उसने कहा अपने वैंकूवर चलेंगे। कनाडा का एक शहर है वैंकूवर, और कहा अपने वैंकूवर चला जाए। उसने हांगकांग बंदरगाह के ऊपर जहाज लगाया, आवाज लगानी शुरू की कि वैंकूवर 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 वैंकूवर, सस्ता किराया, पहले आओ पहले पाओ। और सरदार जी भर भर के 376 इकट्ठे हो गए। उसने कहा ये ठीक है, उसने यहां से जहाज रवाना किया, 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर जा रहे हैं वो लोग। गुरदीत सिंह उनका लीडर है। जैसे कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचे, इससे पहले कनाडा वालों को न्यूज मिल गई कि इस प्रकार से लोग आ रहे हैं, और उन्होंने कहा ना, क्यों आ रहे हैं, हम आने नहीं देंगे, हमने हमारा रूल चेंज कर दिया। हमारा रूल कहता है इंडिया से जो चले और कनाडा के अंदर सीधा आए तो आने दो, बीच में रुकेगा तो नहीं आने देंगे। ये बीच में रुक रुक के जा रहे थे। जैसे वहां पहुंचे, आगे उनकी नेवी पुलिस तैयार खड़ी थी। वापस अपने वापस नहीं जाएंगे, एक बार आए अब तो हम अंदर ही जाएंगे। कनाडा वालों का यार कोई नाथी का बाड़ा थोड़ी, तो जिसकी मर्जी हो वो हमारे देश के अंदर घुस जाए, नहीं आने देंगे तो हम तो नहीं आने देंगे। तो वे इंडियंस जो पहले से कनाडा में रहते थे, उनको पता चला भाइयों भाइयों का प्यार जगा। जो कैनेडियन इंडियंस थे, जो कनाडा में रहने वाले इंडियंस थे, उन्होंने विरोध किया, कैसे नहीं आने दोगे, हमारे भाई आए हैं तो कनाडा में आएंगे। कनाडा वालों ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुमको और फेंकेंगे इनके साथ में। तुमको आने दिया इसका मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर आगे इस प्रकार का कुछ भी माहौल फैलाओ, नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे। तो हमारे जो इंडियंस अंदर रहते थे, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने बाकायदा कमेटी बनाई कि तट पे जो लोग बैठे हुए हैं, शोर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी हम सहायता करेंगे। इसलिए समिति का नाम रखा गया तटीय समिति, शोर कमेटी। तटीय समिति बनाई गई, शोर कमेटी बनाई गई।
कि तट पे जो लोग बैठे हैं उनकी हम सहायता करेंगे। कमेटी बना के उन्होंने कहा कि साहब इनको अंदर आने दिया जाए, तो कनाडा गवर्नमेंट नहीं मानी तो नहीं मानी। ये सूचना अमेरिका पहुंची, तो अमेरिका में जो इंडियंस रहते थे उन्होंने भी आंदोलन किया कि नहीं कनाडा वालों तुम हमारे भाइयों को अंदर आने दो। कनाडा वालों ने कहा है चाय से ज्यादा केतली गर्म है, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम अमेरिका में रहने वाले हो, हमारे देश की पॉलिसी किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे हम जाने, हमारा काम जाने। पर हमने वहां पर आंदोलन चलाया था, पर भाई साहब कितना भी बड़ा आंदोलन चलाया, कनाडा गवर्नमेंट नहीं मानी तो नहीं मानी, और उसने कहा वापस, और हमारे जहाज को वापस भेज दिया। हमारा जहाज वहां से वापस आ रहा था, रास्ते में जापान का एक बंदरगाह पड़ता है याकोहामा, याकोहामा नाम करके एक बंदरगाह पड़ता है जापान का, फ्यूल के लिए याकोहामा रुके। तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और जर्मनी ने एक एजेंडा अपना रखा कि समुद्र में इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ कोई जहाज दिख जाए तो समुद्र में डुबो दो। अपने वाले कामागाटा मारू पे झंडा तो इंग्लैंड का लगा, तब हम अंग्रेजों के दिन ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, झंडा तो उनका लगा के जाना पड़ता। और बेचारे गोरे भले, उनको पता चला यार अपने वो कुछ लोग कनाडा गए थे वो वापस आ रहे हैं, अभी तक याकोहामा पहुंचे हैं, जर्मनी वालों को पता चल गया तो उल्टा लटकाएंगे, समुद्र के अंदर ही जल भस्म कर देंगे इन सबको। और उन्होंने मैसेज किया कामागाटा मारू के पायलट को, उसका जो कैप्टन था उसको, का जितना जल्दी हो फटाफट कलकत्ता, अब बीच में मत रुकना, इधर उधर मत जाना कहीं पर, ये इंडियंस है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारी पब्लिक है, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, जल्दी से जल्दी यहां लेके आओ। और वो सबको वहां पे लेके आया। कलकत्ता में अपने एक बंदरगाह हुआ करता था बजबज, उस बजबज बंदरगाह पे लेके आया। आगे अंग्रेज तैयार खड़े थे चेक करने के लिए, सारे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कहां कहां से गए थे, पासपोर्ट चेक कराओ, इमिग्रेशन वाले तैयार रहते थे। अपने वालों को पुलिस देखते डर लगा, अपने वालों को लगा यार पुलिस मारेगी, फिर किसी ने कहा बंदरगाह का नाम बजबज है, तो किसी ने भजबज ही सुन लिया उसको, भागो यहां से, भागे उतरते ही। भगदड़ में 18 लोग देश के काम आ गए, 18 लोग भगदड़ में शहीद होते हैं। ये कामागाटा मारू घटना थी। पर हम कहते हैं कि इस घटना की वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार, नस्लिज्म भारतीयों के अंदर आया। भगवान जाने कैसे आता है, मैं कभी समझ नहीं पाया, आपके समझ आए तो आप समझ लेना। पर अपने को लिखना यही है कि कामागाटा मारू की जो घटना थी उसकी वजह से भारतीयों में किसका संचार हुआ था, राष्ट्रवाद का। और हमें पता लगा कि देखो साहब कनाडा की सरकार हमसे कितना भेदभाव करती, गोरे जो लोग हैं हमसे कितना भेदभाव करते हैं। और हमने इसके लिए जो कमेटी वगैरह बनाई थी उसका नाम क्या था, सौर कमेटी था। आगे पूरा लिखा हुआ है, सौर कमेटी के सदस्य वगैरह, यहाँ जगह नहीं बची, मैं आगे बता देता हूँ आपको, लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लेते हैं अपने, पूरा लिख लेता हूं मैं एक साथ। अब पढ़ाता हूं, देखो मैंने बताया आपको कामागाटा मारू एक जापानीज शिप था, गुरदीत सिंह नाम का भारतीय जो कि सिंगापुर में रहता था, 376 यात्रियों को लेके हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। कनाडा की सरकार ने इनकी एंट्री को बैन कर दिया। तो कनाडा में रहने वाले जो इंडियंस थे उन्होंने इसका विरोध किया, एक सौर कमेटी बनाई, तटीय कमेटी बनाई उन्होंने। तटीय कमेटी में कौन कौन, तो पूरा सर्वधर्म संभाव का ध्यान रखा, सेकुलरिज्म का पूरा ध्यान रखा। साहब एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, सोहनलाल पाठक, रहीम हुसैन और बलवंत सिंह नाम करके 3 आदमी थे जो इस सौर कमेटी के सदस्य थे। ये याद रख लेना भाई, हिंदू मुस्लिम सिख याद रह जाएंगे अब आपके। हिंदू सोहनलाल पाठक, मुस्लिम रहीम चाचा, सरदार जी, बलवंत सिंह। ये कनाडा में रहने वाले वे भारतीय हैं जो तट पर बैठे हुए भारतीयों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तटीय समिति बनाई थी। पर उन्होंने नहीं सुना तो नहीं सुना, जहाज अपना वापस भेज दिया। क्या करते, जो अमेरिका में इंडियंस रहते थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। अमेरिका वालों के मैं नाम लिखा देता हूं, वैसे कोई पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी थोड़ा नाम याद रख लें। एक का नाम था रामचंद्र, जो नेता थे वहां पर। एक का नाम था भगवान सिंह, तो भगवान रामचंद्र 2 तो याद रह जाएंगे। उधर सोहन लाल पाठक है, इधर सोहन सिंह है। उधर रहीम हुसैन थे, इधर बरकतुल्ला थे। बरकतुल्ला कहां, वैसे तो अपने राजस्थान में तो सीएम हुए हैं, पर वो नहीं भाई, ये दूसरे।
तो अब अमेरिका में रहने वाले इंडियंस जिन्होंने आंदोलन चलाया वो कौन कौन थे? तो बरकतुल्ला खान थे, रामचंद्र थे, भगवान सिंह थे। तो भगवान रामचंद्र दो तो याद हो ही जाएंगे, उधर सोहन लाल पाठक है, इधर सोहन सिंह है, और एक अपने बरकतुल्ला खान याद रख लेना। जहाज वापस जब आपके याकोहामा बंदरगाह पर पहुंचा तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, इसलिए जहाज को सीधा कलकत्ता आने का आदेश दिया, और बजबज बंदरगाह पर भगदड़ मची और उसमें 18 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये कामागाटा मारू की घटना है भाई। दिखा, इस घटना ने भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ हमें भावनाएं आई भाई, सीधी सी बात ये है। देखो, मैं इस होम रूल शुरू करने से पहले और बताता हूँ। 3-4 साल पहले की बात है, मेरे फ्रेंड की शादी थी गंगानगर में, एक जगह पड़ती है राय सिंह नगर। मैं वहां राय सिंह नगर शादी के अंदर गया। वापस जब दूसरे दिन लौट रहा था तो इंटीरियर थोड़े गांव, बसें वसें थोड़ी कई बार गांव से बाहर जाती है, और कहा जयपुर की सीधी वाली जो बस है वो थोड़ी इतनी दूर से जाएगी। तो मुझे सुबह सुबह जो दोस्त था उसने वहां भिजवा दिया स्टैंड के ऊपर, मोटरसाइकिल पे उसका छोटा भाई छोड़ के चला गया। उनके ब्याह का काम था, तो मैंने कहा तू चला जा, बस आएगी मैं चढ़ जाऊंगा। बस आने के अंदर आधा घंटा पड़ा था, तो अपने वहां पे खड़े खड़े और सवारियां खड़ी थी, 2-4 यूं मकान सा बना हुआ था, उसके बाहर वहां पोस्टर से लगे हुए थे। अपने पोस्टर पढ़ने की आदत, नए लोगों से बात तो क्या करें, तो पोस्टर पढ़ने लग गए। एक पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ कामागाटा मारू फुटबॉल प्रतियोगिता। अपने अंदर का इतिहास जगा कि कामागाटा मारू अपन ने भी तब पढ़ा था जब हिस्ट्री पढ़ने लगे थे, या कोई भी स्टूडेंट कामागाटा मारू तभी पढ़ता है जब वो हिस्ट्री पढ़ने लगता है, और तभी उसको पता चलता है कि यार एक जहाज का नाम है। ये ठेठ गंगानगर के इंटीरियर इलाके के अंदर ये कैसे, इन लोगों कैसे पता कामागाटा मारू क्रिकेट प्रतियोगिता? थोड़ा और ढंग से पढ़ा, 2-3 पोस्टर लगे हुए, कामागाटा मारू क्रिकेट प्रतियोगिता, कामागाटा मारू कबड्डी प्रतियोगिता। फिर उसको और ढंग से पढ़ा तो पता चला कि इस गुरदीप सिंह के जो रिश्तेदार है वो उस क्षेत्र में रहता है, वो लोग हर साल उनकी याद के अंदर वहां कामागाटा मारू के नाम से टूर्नामेंट्स का आयोजन करवाते हैं। तो भाई अपने भले ही नहीं जानते हो, पर देख लो इंटीरियर के अंदर इनको लोग जानते हैं। तो अब कामागाटा मारू आपको याद रहेगा, ढंग से याद कर लेना इस बात को, 50 शब्दों में मेंस में पूछ सकते हैं। अब एक नई घटना है, होम रूल आंदोलन। क्या हुआ देखो, मैंने एक बात बताई थी कि 1908 में जब तिलक गिरफ्तार कर लिए गए थे, 6 साल के लिए तिलक को जेल भेज दिया गया था। 1914 में तिलक वापस आए, और तिलक कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए, कांग्रेस के अंदर लिया जाए, क्योंकि तिलक एक बात जानते थे कि नेशनल मूवमेंट कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा है, कांग्रेस धुरी है, बिना कांग्रेस में शामिल हुए नेशनल मूवमेंट के अंदर भाग नहीं लिया जा सकता। पर नेशनल मूवमेंट कौन चला रहे? कांग्रेस के मॉडरेट नरमपंथी धड़ा, और उन्होंने कहा नहीं भाई इसको नहीं लेना रहे, ये मोटा खराब आदमी, लठ पड़वा देता है, उग्रवादी टाइप की बातें करता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज तो आज मिले कल मिले, मार मार के यूं कमर सुझा देते हैं अंग्रेज, माथे फोड़ दिए थे पिछली बार इसके चक्कर में, इसको अपने लेना ही नहीं। फिरोसा मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों नरमपंथियों के बड़े नेता, वो मना करे, बॉम्बे के बंगाल के जितने भी मॉडरेट थे वो मना करे, इसको नहीं लेना। तिलक को लगा हर पार नहीं पड़ेगी, इसलिए तिलक ने अपनी आवाज को थोड़ा डाउन किया। तिलक ने स्वराज की जगह पर नया शब्द यूज में लेना शुरू किया, स्वशासन, होम रूल। तिलक ने कहा इसमें कोई चिंता नहीं है, अंग्रेज राज करो, भले लोग हैं अंग्रेज, मैंने कब कहा अंग्रेज बुरे हैं? लोगों का साहब 10-1 साल पहले जेल जाने से पहले आप कह रहे थे कि अंग्रेज बहुत बुरे, तो ना ना, तो गलती से कभी निकल गया तो पता नहीं, बाकी अंग्रेज बहुत भले। मैं तो ये चाहता हूं कि अंग्रेज हमारे देश में सुधार करे, राज इनका रहे भले, पर अंदर चुनाव करवाए, चुनाव में हमारी जनता भाग ले, हमारे लोग खड़े रहें, चुनाव के अंदर खड़े हों, हमारे लोग कानून बनाए, फाइनल इनका चलता रहे, लेकिन अंदर अंदर की व्यवस्था में हमारा सहयोग हो, हमारा खुद का शासन हो। तिलक अब ऐसी बात करनी शुरू कर देते हैं। तिलक और थोड़े से आगे बढ़ते हैं, और तिलक कहते हैं कि साहब जब बेटा इतना बड़ा हो जाता है कि पिता के जूते में उसका पैर आने लग जाए, तो पिता को बात समझनी चाहिए और बेटे को सारे राइट्स दे दिए जाने चाहिए। लोगों ने सर समझ में नहीं है, पिता और बेटा कौन है यहाँ पे? तिलक धीरे से बोले बेटे तो अपने, बाप अंग्रेज है। मैं अंग्रेजों को कहना चाहता हूं कि थोड़े थोड़े राइट्स आप देने शुरू कर दो। ऐसी ही बातें उस टाइम
एक महिला और कर रही थी, एनी बिसेंट। ये सेम की सेम बातें वो महिला कर रही थी। कभी थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक सदस्य के रूप में वो भारत आई थी, आयरलैंड की एक महिला थी, वो ये सेम बातें कर रही थी कांग्रेस में। वो दो बातें कर रही थी, एक तो कर रही थी तिलक को अंदर लो, क्योंकि तिलक की उसकी बातें मिल रही है कहीं ना कहीं। दूसरा वो कह रही थी कि स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया जाए, लेकिन फिरोजा मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले के आगे चल नहीं रही थी, इसलिए बेचारी के सारे प्रस्ताव फेल हो रहे थे। पर जब आप किसी भी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने के लिए षड्यंत्र रचती, पूरी प्रकृति आपके साथ में मिल जाती। संयोग देखिए, 1915 में नरमपंथियों के दो बड़े स्टार फिरोजा मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों की मृत्यु हो गई। अब जब 1915 में अधिवेशन हुआ तो वापस बोली एनी बेसेंट कि देखो ढंग का लीडर भी नहीं है अपने पास में, तिलक बाहर बैठा है, अब वो वैसी बातें नहीं करता, उसको ले लिया जाए, थोड़ी एनर्जी तो आए कांग्रेस में। मरी हुई सी काम करती है कांग्रेस। और अपने एक आंदोलन चलाते हैं होम रूल, घर के अंदर तो शासन करने के अधिकार लिए जाएं। लोगों का मैम होता है कि हम तो समझते ही नहीं इसको। आपने कहां से सुना है? मैम ने कहा कि मैं आयरलैंड की हूं, आयरलैंड में भी पहले इंग्लैंड का अधिकार हुआ करता था, पर हमने इंग्लैंड को सीधा सीधा नहीं कहा कि तलाक तलाक तलाक, कि तुम जाओ और हम यहां पे राज करेंगे। हमने कहा थोड़े राइट्स दो, अंदर का मैकेनिज्म हम संभालेंगे, बाकी वाला तुम संभालो, रक्षा विदेश ये तुम रख लो, होम अफेयर्स तो दो, हमारी स्कूलें कैसे बने हम तय करेंगे, हमारे हॉस्पिटल कैसे हो हम तय करेंगे, हमारी एजुकेशन क्या हो हम तय करेंगे, हमें चुनाव में भाग लेने का मौका दिया जाए। और हमें मिला है। जब हम आयरलैंड के अंदर ऐसा कर सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? और सीधा गला क्यों पकड़ना, अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़े, धीरे 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 आगे चलेंगे। लोगों का मैम ये वाला जोरदार है प्लान आपका। तो मैम ने कहा शुरू किया जाए, तिलक को भी शामिल कर लिया जाए। 1915 की बात है। कांग्रेस वालों का थोड़ा मैम सोचने का टाइम दो, बाद में करेंगे। मैम जोश के अंदर थे। मैम ने कहा एक साल का टाइम है, एक साल के अंदर यदि कांग्रेस होम रूल का मूवमेंट चलाती है वेल एंड गुड, पर यदि कांग्रेस नहीं चलाती है तो मैं चला दूंगी, मैं अकेले आंदोलन खड़ा कर दूंगी। कहा मैम पक्का, एक साल में या तो कांग्रेस चला देगी या कांग्रेस नहीं चलाए तो आप चला देना। तो होम रूल आंदोलन स्वशासन प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। यह आयरलैंड से प्रेरित था, क्योंकि एनी बेसेंट कहां की थी? आयरलैंड की थी। यह कोई पूछ लेगा आपसे। ये बातें तिलक ने सुनी, क्या कांग्रेस वाले सेशन में इस बार ये बातें हुई। तिलक एनी बेसेंट के पास गए और तिलक ने एनी बेसेंट को जाकर कहा कि मैम वो क्या इस बार क्या समझाया था आपने, थोड़ा रिपीट कर दो एक बार। मैम ने वापस कहा कि तिलक जी थोड़ा थोड़ा आपके जैसा ही है, जैसे आप भी कह रहे हो ना कि हम घर में शासन के अधिकार लेंगे, स्वशासन, एग्जैक्टली सेम मैं भी यही कह रही हूं कि घर में शासन करने के भारतीयों को अधिकार दे दिए जाए, भारतीय अपना राज खुद करे, धीरे धीरे उस स्वराज प्राप्ति के लिए जाएं, लेकिन अभी स्वशासन तो मिले, कम से कम होम रूल तो मिले, घर घर में तो रूल करने के अधिकार मिले। तिलक ने कहा मैं एकदम साथ हूं आपके, कर दो मैम, आंदोलन करो आप। तिलक के साथ आनिए बानिए रहते थे, उन्होंने नारे लगा दी, मैडम आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैडम ने कहा थैंक यू। वो क्या है तिलक जी, मैं कांग्रेस को प्रॉमिस करके आ गई 1 ईयर, 1 साल में आंदोलन नहीं करूंगी। यदि कांग्रेस कर देगी तो ठीक, और मुझे लगता है कांग्रेस कर देगी, कांग्रेस नहीं करेगी तो हम मिलकर आंदोलन करेंगे, मैं करूंगी आंदोलन को लीड, चिंता मत कीजिए। तिलक ने कहा मैडम आप नहीं जानते कांग्रेस वालों को कितने कमीने हैं, मैं जानता हूं, 6 साल के लिए ठुकवाया मेरे को इन्होंने अंदर, ये सब अंग्रेजों से मिले हुए नरमपंथी, और आप तो शुरू कर दो, मैं कह रहा हूं आपको। मैम ने कहा कि नहीं देखो, जबान नाम की भी कोई चीज होती है। तिलक ने कहा मैडम मैंने तो कोई जबान नहीं दी ना। ने कहा नहीं आपने तो कोई नहीं दी। तिलक ने कहा मैं करूंगा। तो आइडिया बेचारी एनी बेसेंट का शुरू कर गया अपने तिलक इस आंदोलन को। तो भारत में इसे पहले शुरू कौन कर देता है? इसे पहले शुरू तिलक कर देते हैं। तिलक ने कहा आपने करेंगे। तो दो बातें, ये आयरलैंड से प्रेरित था,
दिस मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड से प्रेरित था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गेट सेल्फ रूल फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए स्वय शासन प्राप्त करना। तिलक और एनी बेसेंट ने इसे भारत के अंदर चलाया था, दोनों ने चलाया था। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। तिलक चलाते हैं पहले। अब क्या, तिलक ने शुरू कर दिया इसको अप्रैल में, तिलक अप्रैल में शुरू कर देते हैं। तिलक ने कहा भाई अपना आंदोलन तो एकदम शुरू है। अप्रैल 1916 के अंदर पूरा हटाना पड़ेगा। अब देखो तिलक के कई बातें एक साथ बताता हूं आपको। तिलक ने अप्रैल 1916 में इसको शुरू किया। तिलक ने कहा भाई हेडक्वार्टर कहां होगा? तिलक ने कहा वहां जहां मराठी ज्यादा रहते हैं वहां हेडक्वार्टर बनाया जाए। तो महाराष्ट्र में खूब रहते। तिलक ने कहा महाराष्ट्र तो अपना ही है, थोड़ा नया एरिया कैप्चर किया जाए। तो महाराष्ट्र में भी नहीं है, मराठी थोड़ा ज्यादा रहे। तो कर्नाटक की तरफ बेलगाम, मैंने दिन पहले ही बात बताई थी, उसने कहा अपना हेडक्वार्टर बेलगाम। अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तिलक कट्टर हिंदू नेता थे, पूरी हिंदूवादी अप्रोच की, ओरिएंटल जो नॉलेज है उसकी बात करने वाला बंदा। पर यहां बंदा पूरी तरीके से लिबरल है। और बंधन का अध्यक्ष अपने तो ईसाई है, जोसेफ बैप्टिस्टा हुआ करते थे, ये अध्यक्ष है हमारे बैप्टिस्ट। जोसेफ को अध्यक्ष बना दिया गया ताकि लोगों में मैसेज जाए कि वास्तव में तिलक अब लिबरल होते जा रहे हैं। धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, किसी के आधार पर अब तिलक के मन में कोई भी दुराग्रह नहीं है। तो साहब लो हम तो सेंटर भी बेलगाम बना देंगे, हम तो जो अध्यक्ष है वो भी जोसेफ बैप्टिस्टा को बना देंगे। इसका कहां चलाओगे? तिलक ने कहा एक तो महाराष्ट्र, ये तो अपने चलाना ही है वैसा का, पर बॉम्बे नहीं। ये शहर वाले है ना, अपने समझ नहीं आते, कूल डूड ये जानते तो है नहीं यार क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने गांव में अपने लठमार टाइप के लोग वो अपने साथ है, वो आएंगे अपने साथ। कर्नाटका आ जाएगा का, मध्य प्रदेश इधर भी अपना असर है, मराठों का असर रहा है मध्य प्रदेश में, होलकर एंड ग्वालियर एंड सारे रहे, ये वाला भी अपने लेंगे। एक हैदराबाद के पास में एक जगह पड़ती थी बरार, बरार वाला मैटर अपने देखेंगे। ठीक है साहब आप ये देख लो। तो तिलक अप्रैल 1916 में शुरू करते हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाते हैं, बेलगाम को मुख्य सेंटर बनाते हैं, बॉम्बे को छोड़ के महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और बरार का अपना कार्य क्षेत्र, जुरिडिक्शन एरिया ये था, इतने क्षेत्र में अपने आंदोलन करेंगे। क्या डिमांड रखी तिलक ने? तिलक वो एकदम नॉर्मल वैसी बातें कर रहे हैं। तिलक ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर दी जानी चाहिए, मदर टंग के अंदर दी जानी चाहिए आपको। क्या साहब ठीक है, और क्या बातें होगी? देखो दो तीन चीजें मैं एक साथ बताता हूं आपको, उतना बार बार मिटाना पड़ता है। क्या एक तो प्राइमरी एजुकेशन है उसको आप मातृभाषा में दो, वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो। फिर तिलक ने और कहा, तिलक ने वो भाषा का जोश जगाने की लोगों में कोशिश की और कहा कि जो राज्य जितने भी बनेंगे उनका गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। याद रखना, अपने वाद में जेवीपी कमेटी बनती है और वो कहती है भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते, लेकिन श्रीपोटी रामल्लू भूख हड़ताल करते हैं, झक मरा के जो पहला राज्य बनाना पड़ा था वो कर्नाटका को भाषा के आधार पर बनाना पड़ा था, सॉरी उसको आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाना पड़ गया था हमारे। तो तिलक ये बात 1916 में कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। मैं आगे और बताऊंगा 1920 में गांधी जी वापस कहेंगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए ताकि लोगों में यूनिटी आती है इससे। फिर तिलक ने कहा कि लोकल डिमांड जो भी है उनको होम रूल से जोड़ो। हुआ क्या कि तिलक अब गांव में प्रचार करने जाते, नाम रख लिया अंग्रेजी, स्प्रिंग बोर्ड वाली सी समस्या हो गई। आज भी लोगों से स्प्रिंग बोर्ड का नाम नहीं लिया जाता। पेरेंट्स आज भी आते हैं तो कहते हैं हमारा बच्चा स्प्रिंग बर्ड में पढ़ता है, कोई कहता है स्प्रिंग फील्ड में पढ़ता है, कोई स्प्रिंग बार्ड में पढ़ता है। होम रूल भी लोग नहीं समझे। तिलक जैन तिलक के हम होम रूल चलाएंगे। लोग पूछे है क्या, बताओ तो सही। तिलक कहते हैं आपके गांव में किस बात की कमी है? तो सड़क नहीं है, बस होम रूल यही है, सड़क बनेगी आपके गांव। लोगों ने कहा फिर जोरदार। दूसरे गांव में गए, आपके किस बात की कमी है? बिजली नहीं, तो होम रूल यही है, अपना शासन आएगा तो अपने बिजली लाएंगे। तो लोकल डिमांड जो भी थी उनको कहीं ना कहीं होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़ा। क्या होगा इससे क्या होगा? तो इससे हर कोई आदमी आपकी मूवमेंट से जुड़ेगा। जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। आप मूवमेंट को मास मूवमेंट की तरफ बढ़ा पाएंगे, लोगों का जुड़ाव इससे ज्यादा कर पाएंगे। तिलक और खूब सारी चीजें समझते थे।
तिलक को लगा कि जब तक किसी समाज में सोशल रिफॉर्म ना किए जाएं, तब तक पॉलिटिकली अवेयर करना लोगों को बहुत मुश्किल है। और भारत जैसे प्रांत में जहां हर बात में भेदभाव था, वो जाति का भेदभाव था, धर्म का भेदभाव था, भाषा का भेदभाव था, क्षेत्र का भेदभाव था, वहां लोगों को जोड़ने के लिए भेदभाव मिटाने जरूरी है। और तिलक ने यह काम और करना शुरू किया। उन्होंने अब छुआछूत के खिलाफ बोलना शुरू किया। और तिलक कहते हैं कि यदि भगवान भी छुआछूत करता है तो मैं इसे भगवान को भी स्वीकार नहीं करता। कहते हैं एक बार महाराष्ट्र में कुछ नॉन ब्राह्मण्स थे, दलित थे, बैकवर्ड थे, उन्होंने जाके ज्ञापन दिया सरकार को कि हमें भी सरकारी नौकरियों में भाग दिया जाए, नौकरियां सारी बामण खा जाते हैं हमारी। ब्राह्मणों ने तिलक को कहा कि लो, तुम कहते हो इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, ये यार हर बात पे अपना विरोध करते हैं जाके। तिलक ने कहा कोई बात नहीं, इनमें अशिक्षा है, अभी तक पढ़े लिखे लोग नहीं है, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा आएगी तो ये भी इस बात को समझेंगे कि सरकारी नौकरियां उन्हीं को मिलेगी जिनके पास एजुकेशन है। अभी चूंकि एजुकेशन ज्यादा ब्राह्मणों के पास है, इसलिए सरकारी नौकरियां भी उनको मिलेगी। तो एक बार यदि ऐसी मांग भी करते हैं तो इनका विरोध नहीं किया जाए। आप प्लीज बढ़ा दिल रखिए, धीरे धीरे हम हमारे भाइयों को हमारे साथ मिलाने में कामयाब रहेंगे। क्रिएटिव प्रोग्राम्स चला दिए थे तिलक ने। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कभी ये प्रोग्राम आगे गांधी जी ने चलाए थे, लेकिन यहां पर तिलक शुरू कर देते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात। मतलब तिलक ने इवन यहां तक कि एक बार किसी एक सभा में तिलक बोले थे कि किसी ने पूछा कि साहब ये जो होम रूल मिलेगा ये किसको मिलेगा, सरकार में कौन होगा? तिलक ने क्या फर्क पड़ता है, हिंदुओं को मिलता है तो भी अच्छा, मुसलमानों को मिलता है तो भी अच्छा, अपर क्लास को मिलता है तो भी अच्छा, बैकवर्ड क्लास को मिलता है तो भी अच्छा, राजपूतों को मिले तो अच्छा, मराठों को मिले तो अच्छा, हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। कहते हैं जब गोपाल कृष्ण गोखले जब मृत्यु हुई थी तो उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। बीबी अलूर नाम करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, और वो खड़े हुए श्रद्धांजलि सभा में बोलने के लिए। कर्नाटक आ गए थे, हिंदी में बोलने लगे, हिंदी टूटी फूटी आती थी, अच्छी आती नहीं थी। तिलक ने उनको कहा कि नहीं, कन्नड़ में बोलिए, कन्नड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए। मतलब तिलक अपनी जितनी भी संकीर्णताएं हो सकती है उन सबको छोड़ रहे थे। वो धार्मिक हो सकती थी, वो भाषाई हो सकती थी, वो जातीय हो सकती थी, पर तिलक ने इन सब को छोड़ के लोगों को एक जगह लाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए वो लोकल डिमांड्स को होम रूल मूवमेंट से जोड़ रहे थे, वो क्रिएटिव प्रोग्राम चला रहे थे, वो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे थे कि जब प्राथमिक शिक्षा आपकी खुद की भाषा के अंदर होगी तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे, वरना जब दूसरी भाषा के अंदर होती है तो बच्चा पकड़ ही नहीं पाता उसको। घर पे बच्चा 5 साल का होता है तब तक मम्मी कहती है ओ सुशियो है, ओ सुशियो है, ओ सुशियो है। स्कूल गया और मैडम ने कहा कि ख से खरगोश, बच्चा खड़ा ही हो गया, बच्चा ना मैडम ओ सुशियो है। मैडम खूब समझा समझा के नहीं इसको खरगोश कहते हैं, बच्चा कहे कि नहीं मम्मी ने कहा सुशिया है। मैडम कहे कि रेड से चूहा होता है, बच्चा ऊंदरो है, ऊंदरो। कैसे समझाया जाए बिना वर्नाकुलर लैंग्वेज के? तिलक इन सब चीजों को समझ रहे थे। एजुकेशन के लिए सब चीजें जरूरी थी। न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये किया गया कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इन चीजों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़े, ताकि लोग शिक्षा को इजीली ग्रेप्स कर पाए, ताकि लोग शिक्षा को आसानी से पढ़ पाए, उसके साथ जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए उसके साथ में। तो तिलक ये बातें 1916 में कर रहे थे, बड़ी जोरदार चीजें हैं। तिलक ने अखबार पहले से निकालते थे, हालांकि तिलक पहले कोई बात नहीं है तो अपने यहां पढ़ लेते हैं। एक अखबार था उनका केसरी और एक अखबार था उनका मराठा। एक निकलता है मराठी भाषा में, एक निकलता है इंग्लिश में। याद रखने वाला सा ये कर लेना कि जो मराठा है वो मराठी में नहीं है, मराठा अंग्रेजी में। इंग्लिश में नाम थोड़ा अच्छा लगता है, मराठा तो इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है। केसरी मराठी लेडीज से नाम है तो इसमें कर दो, रे एक में कर दो। केसरी दिल्ली निकालते थे क्योंकि महाराष्ट्र में लोग तो दिल्ली पढ़ेंगे इसको, तो कहा भाई केसरी तो अपने दिल्ली निकाला जाए। और वो इंग्लिश वालों के लिए इतनी कोई जरूरी नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए अपने थोड़े थोड़े दिन में निकाल देंगे तो भी कोई बात नहीं। इंग्लिश वाला अखबार तो वैसे स्टूडेंट को ले जाके रूम पे रखना ही है, इसको कौन सा पढ़ना है अपने। द हिंदू लेके आता है थोड़े दिन में तकिया बनाता है उसको, जब इकट्ठे हो जाते हैं खूब सारे। तो तिलक देख लो इस बात को भी समझ रहे थे। उनका मराठी वाला तो दिल्ली आना चाहिए, लोग सुबह सुबह चाय पिए तो चस्के ले लेके पिए, अखबार के अंदर खबरें आनी चाहिए ऐसी कि अपने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो केसरी तो आता था दिल्ली और मराठा आता था आपका साप्ताहिक।
बुक्स तिलक की यही याद कर लेना थोड़ी। वैसे तो नरेंद्र सर एंशिएंट में और पढ़ाएंगे, पर फिर भी। तो गीता रहस्य नाम की किताब है, एक तरीके से गीता पर कमेंट्री है। एक किताब है आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। तिलक जेल में बैठे बैठे तिलक के भगवान जाने क्या जी में आई। और आर्यंस के लिए सब लोग अलग अलग कह रहे थे। कोई कह रहा था आर्यंस मिडिल एशिया से आए, कोई कह रहा था आर्यंस तिब्बत से आए, कोई कहता नहीं सिंधु घाटी सभ्यता वाले इलाके से आए। तिलक ने कहा ना ना ना, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, और ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ कि एक लंबी घनघोर काली रात के बाद सवेरा हुआ। तो कहा साहब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रात बहुत लंबी है, कि हाँ तो इसका मतलब है 6 महीने की रात है और 6 महीने का दिन होगा। और बताओ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहां होता है? जो ध्रुवों पे होता है। तिलक ने कहा एग्जैक्टली। वेद पढ़ने वाले जो लोग थे, वेदा वाले जो लोग थे, वो कहां से आए थे? तो कहा साहब वो यहां से आए थे। आप ये वापस शुरू करना पड़ जाता है यार। तो पढ़ लिया हमने डिमांड्स वगैरह, ये तो देख ही ले। किताब और ये देख लेना भाई थोड़े। हिंदू टाइप के आदमी है तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये थोड़ी सी मैं आगे बताऊंगा। एक बार एक लाइन पढ़ लो केवल आप ही। तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। आगे बताऊंगा मैं क्यों चले गए, क्या नहीं चले गए। एक बार इतना याद रखना। किस पे मुकदमा करने के लिए चले गए? वैलेंटाइन शिरोल पे मुकदमा करने के लिए। कहां पर चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे बाद में। इसलिए उन्होंने होम रूल आंदोलन की जो लीडरशिप थी तिलक वाले की, वो खत्म हो गई थी। आगे वाला पढ़ेंगे तो बात समझाने में आसानी रहेगी थोड़ी। पढ़ लेना थोड़ा सा नाम आपने। अब आगे बढ़ते हैं। और वहीं तिलक की इंग्लैंड के अंदर 1 अगस्त 1920 को तिलक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। गोखले की तिलक की इनकी आपस में बनती नहीं थी। तो गोखले का एक संगठन हुआ करता था, हिंदी में तो कहते हैं भारत सेवक समाज, अंग्रेजी में कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसके जो मेंबर थे वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े, तो वो थोड़ा आपस में कम ही कनेक्शन था। तो उसके मेंबर्स वगैरह ने कहा भाई नहीं रे, हम तो इसके साथ आज जुड़े निकल जुड़े। तो इसको भारत सेवक समाज भी कहते हैं भाई अपने हिंदी में, ध्यान रख लेना। इंग्लिश में तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, वो इंग्लिश में भी यही लिख सकता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो याद रखना आपने, भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। उन्होंने भाग नहीं लिया था इस आंदोलन के अंदर। बाकी लगभग भारत के संगठन थे वो इसमें शामिल हुए थे। अब एनी बेसेंट, अब तिलक ने शुरू कर दिया आपके अप्रैल के अंदर। एनी बेसेंट कांग्रेस वालों का यार मेरा आइडिया था, उसने शुरू कर दिया, आप भी शुरू करो। और कांग्रेस वाले मैम देख रहे हैं मैम, 1 साल का टाइम है, ऐसे क्या यूं जल्दी मचा रखी, कर लेंगे धीरे धीरे। और तो मैडम ने कहा अब मेरे से नहीं रहा जाता, मैं करूंगी ये आंदोलन। और फाइनली बेचारी ने सितंबर में आंदोलन शुरू कर दिया। तो तिलक शुरू कर देते हैं अप्रैल में और मैडम शुरू करती है सितंबर में। हालांकि एक सवाल ये उठता है कि फिर मैडम तिलक के साथ ही आ जाती, दोनों मिलकर आंदोलन कर लेते, दोनों को अलग अलग करने कहां आवश्यकता थी। तो विपिन चंद्रा में बकौल एनी बिसेंट एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, जिसमें एनी बिसेंट कहती है कि मेरे कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते, तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को, मतलब हमारी तो आपस में कोई तनातनी नहीं है, पर चूंकि समर्थक आपस में एक दूसरे के नहीं बनते, कहीं लड़ाई करेंगे। इससे अच्छा है भाई तुम्हारा घर अलग हमारा घर अलग, और बांट लो भाई पूरा पूरा। तिलक कहां कहां चला रहे हैं? कहा महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ के, कर्नाटका में हैदराबाद के पास बरार में, और मध्य प्रदेश में। कहा अब इसके अलावा जो भी ब्रिटिश इंडिया बच गया वो मैं संभालूंगी। कहा मैडम तिलक की तरफ तो देख जोसेफ बैप्टिस्ट है, आपकी तरफ कौन होगा? मैडम ने कहा मैं खुद, मैं संभालूंगी, मेरा ही तो आइडिया है, तो मैं खुद ही इसके अध्यक्ष हूँ। पर कहा मैम आप पूरा काम थोड़ी कर पाओगे, किसी बंदे को दूसरे को दे दो आप काम। तो मैम ने कहा अच्छा ये वाला आइडिया ठीक है। तो बंदा जॉर्ज अरेंडुल, जॉर्ज अरेंडुल संभाल लेगा अपने जो भी काम होगा। तो सचिव इसका जो बनाया गया था वो जॉर्ज अरेंडल का, जॉर्ज अरेंडुल को तो बड़े जोरदार व्यक्ति है। इनकी पत्नी का नाम है रुक्मणी देवी अरेंडुल। आप में से यदि किसी ने सुना हो तो भरतनाट्यम की बहुत बेहतरीन डांसर है। और ये जो पेटा नाम की जो संस्था चलती है पालतू कुत्तों के प्रति, वह जानवरों के प्रति दया दिखाने वाली जो संस्थाएं चलती है, उसकी तो भारत में फाउंडर रुक्मणी देवी अरेंडुल थी। तो वो जो रुक्मणी देवी अरेंडुल है वो अपने जॉर्ज अरेंडुल की पत्नी थी। तो याद रखना, आज घर पे आप रुक्मणी देवी अरेंडुल के बारे में और 4 बातें पढ़ना, नीचे कमेंट के अंदर बताना आपने क्या क्या बातें पढ़ी रुक्मणी देवी अरेंडुल के बारे में। ये मुख्यालय कहां बना है? तो खुद एनी बिसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष हुआ करती थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर अडियार हुआ करता था। तो मैडम ने कहा अडियार के अंदर बना लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैडम ने अडियार के अंदर अपना ये बना लिया भाई। तिलक वाले को छोड़ के पूरा का पूरा इंडिया ले लिया। ऐसा नेता, खूब सारे नेता जुड़े तिलक के साथ में।
कौन नेता? जवाहरलाल नेहरू जुड़े, आपके मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े, सीपी रामास्वामी अय्यर जुड़े, वीपी वाडिया जुड़े, ये सब एनी बेसेंट के साथ में जुड़े। हालांकि तिलक ने कहा कि मेरे वाले होम रूल की स्पेलिंग गलत थोड़ी है, सेम है यार, पर घर को जोगी जोगणो अन गांव को सिद्ध। तिलक अपने थे तो मंगते, कोई उनके साथ नहीं जुड़ा, जागे सारे के सारे एनी बेसेंट के साथ जुड़े। फिर गोरे रंग का भी फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं भारतीय मानसिकता थी, एनी बेसेंट को लगा कि हाँ मैडम की तरफ चले जाते हैं अपने। आयरलैंड से आई हुई मैडम थी तो सारे मैडम के साथ जुड़ गए थे, पर लोग किसी के साथ जुड़े पर आंदोलन चलाए इन लोगों ने, तो ध्यान रख लेना भाई कौन कौन थे। और इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, नेहरू जी भी जुड़ रहे हैं, जिन्ना भी जुड़ रहे हैं। आंदोलन आगे बढ़ा, आंदोलन आगे बढ़ा, एनी बेसेंट ज्यादा पॉपुलर हुई। एनी बेसेंट पॉपुलर हुई तो सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तिलक के खिलाफ भी वो दिया गया था, कारण बताओ नोटिस दिया गया था, सो कॉज नोटिस जारी किया गया था कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए। तो कहते हैं तिलक का मुकदमा जिन्ना ने लड़ा था। मुकदमा लड़ने में कोई भेदभाव नहीं है, जिन्ना वकील थे, जिन्ना ने कहा हाँ तिलक का मुकदमा मैं लड़ दूंगा, तो तिलक का मुकदमा लड़ने के लिए जिन्ना गए थे, तो जितवाया था तिलक को बाकायदा, और सरकार ने कहा था कि हाँ भाई नहीं गिरफ्तार किया जा सकता इस आदमी को ऐसे। पर एनी बेसेंट कर ही लिया। जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो अपने फिर लोगों को गुस्सा आया, कहा मैडम को कैसे गिरफ्तार कर। सुब्रमण्यम अय्यर हुआ करते थे, उनके पास एक टाइटल था नाइटहुड, सर की जो उपाधि हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अवार्ड वोपसी गैंग उस टाइम भी हुआ करती थी, और सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी उपाधि लौटा दी कि नहीं, जो सरकार इस प्रकार से एनी बेसेंट को गिरफ्तार करती है उस सरकार की कोई भी उपाधि लेने के लिए मैं तैयार नहीं, मैं कोई उपाधि नहीं लूंगा उस सरकार की। हालांकि मन ही मन बैठे बैठे तिलक सोचे कि मैं 6 साल अंदर गया था यार, यहाँ तो अभी गिरफ्तार हुई, हाथों हाथ उपाधियां लौटा रहे हो, मैं अंदर गया, किसी नाखून नहीं कटाई तुमने पीछे, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पर जो हुआ हुआ भाई, याद रखना सुब्रमण्यम अय्यर छोड़ गए थे अपनी उपाधि। एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन कौन से थे? एक न्यू इंडिया है और एक कॉमनवेल्थ है, 2 अखबार याद रखना भाई, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के अखबार थे। उधर केसरी और मराठा, इधर ये है। अब इधर मैडम गिरफ्तार की हुई है, आंदोलन और जोर शोर से बढ़ रहा है। गिरफ्तार करने के बाद में ये नेहरू जी ये सब एक्टिव हुए थे, इंग्लैंड की सरकार को लगाया, मामला गंभीर होता जा रहा है। अंग्रेजों की सरकार में जो भारत के मामले संभालने के लिए मंत्री होता था, हमने पढ़ा था कि उसको हम भारत मंत्री कहते थे, या उसको हम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते थे, भारत सचिव कहा करते थे, वो हुआ करते थे मोंटेग्यू। और मोंटेग्यू ने घोषणा की 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा कर देते हैं, तो अगस्त में घोषणा की गई, इसलिए इसको अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे भारत को स्वशासन दिया जाएगा, ग्रेजुअली भारत को होम रूल दिया जाएगा। और जैसे ये कहा, एनी बेसेंट ने ताली बजा दी, शाबाश, हम इसी के लिए तो आंदोलन कर रहे थे, और सरकार देख लो झुक गई है, घुटनों पर आ गई, और दे दिया हमें होम रूल, दे दिया गया है। तिलक को लोगों ने जाके पूछा कि सर होम रूल की घोषणा कर दी गई, आपका क्या कहना है इस पर? तिलक ने कहा ना ना, नहीं मानते भाई साहब, ये बिना बीन की बारात है, घोषणा करने से क्या होता है, चलते किसी की घोषणा कर देंगे तो दिया जाए तब, और जब तक नहीं देंगे ना आंदोलन ऐसे कैसे चलेगा। लोग वापस एनी बेसेंट के पास गए कि मैम, वो तिलक तो कह रहे हैं हम तो आंदोलन चलाएंगे, क्यों? तो वो कह रहे हैं अभी तक दिया थोड़ी है, घोषणा ही तो की। हमने कहा कि हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात सही है, दिया तो नहीं है, आंदोलन तो अपने भी चलाएंगे, आंदोलन शुरू है भाई अपना। किसी ने आगे वापस समझा, बट मैम जो डिमांड थी वो फुलफिल हो रही है ना, अभी हथेली पे सरसों थोड़ी उगती, हाथों हाथ थोड़ी मिलता है, टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा। ये तो हठ धर्मिता हुई ना, स्टबरन एटीट्यूड है कि नहीं, जब तक दोगे ही नहीं, बच्चों वाली सी बात। एनी ने कहा हाँ ये बात भी सही, ऐसे जिद नहीं करते बच्चों में, कहा चलो आंदोलन बंद है। वापस तिलक का फोन आया, मैडम क्या कर रहे हो ऐसे? कहा तिलक जी मैंने, अरे कब मैडम दिया ही नहीं अभी। एनी ने कहा आंदोलन शुरू है। एनी डफा चुक हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था आंदोलन चालू रखना है कि बंद करना है। चालू बंद किया तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आंदोलन में जाना है कि नहीं जाना। फाइनली लोग आंदोलन से दूर ही हो गए, और इतने में तिलक अकेले बेचारे जोर लगा रहे थे, पर लोगों को समझ आ नहीं रहा था जाना है या नहीं जाना है। और इतने में एक बुक आई उन दिनों में, इंडियन अनरेस्ट नाम करके एक बुक आई, वैलेंटाइन सिरोल इस बुक को लिख रहे थे। अभी जो मैंने नाम बताया था आपको, ये वैलेंटाइन डे वाला वैलेंटाइन है भाई। वैलेंटाइन सिरोल ने बुक लिखी, बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। भारत में अशांति, और वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि भारत में अशांति 2 लोग फैला रहे हैं,
का साहब कौन का एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन कोई जो भारत में लोगों को भड़का रहा है, तो वो संगठन है आर्य समाज। ये जब आर्य समाज वाले भड़का रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल तो ये मोटा तिलक ये भड़का रहा है। उसने कहा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, भारत में अशांति के जनक है। कौन कौन? संगठन के रूप में लो तो आर्य समाज, याद रखना आर्य समाज का उसने दयानंद सरस्वती नहीं कहा। दयानंद सरस्वती खूब पहले 1883 के अंदर ही उनका डेथ हो गई थी। तो संगठन के रूप में लो तो आर्य समाज, व्यक्ति के रूप में लो तो तिलक। और तिलक को जब पता चला कि मेरे बारे में ऐसा लिखा है, उधर आंदोलन खत्म हो ही रहा था, लोग आने वैसे ही बंद हो रखे थे। तिलक को लग रहा था बेइज्जती होती, डेली नहा धो के धोली धोती पहन के बैठते हैं, आता कोई है नहीं। और तिलक ने एक दिन अपने समर्थकों को बुलाया और बुला कर आपने वो बुक आई एक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लोगों का नहीं साहब मैंने तो नहीं पढ़ी ऐसे। तिलक ने कल मैं लिखूंगा केसरी के अंदर, उन्होंने मेरे बारे में कितना खराब खराब लिखा है। मेरे बारे में उसमें लिखा है कि मैं भारत में अशांति फैला रहा हूँ। लोगों का बात सही है। अरे काहे की सही है, मैं काहे की अशांति फैला रहा हूँ? लोगों का चलो आप करे सही नहीं है तो क्या किया जाए, का मुकदमा करेंगे इस पे। लोगों का मुकदमा को छोड़ो, ठोकते हैं पकड़ के इसको। आप तो भाई साहब एक बार इशारा कर दो, इसका वैलेंटाइन डे नहीं मना दे तो हम मराठी मानुस नहीं है। तिल ने कहा मंगता हूं, यहां नहीं रहता हूं, इंग्लैंड रहता है। तो फिर तो दिक्कत है सर, इंग्लैंड तो जाएंगे कैसे, कोई पूना नागपुर हो तो जाके कूट काट के भी आ जाए। तिल ने कहा पर ऐसे कूटने से नहीं होता है, मैं जाऊंगा केस करूंगा उसके खिलाफ, गिरफ्तार करवाएंगे। कहा साहब फिर आंदोलन का क्या होगा? तिलक ने कहा कि आप तो ये बताओ, आंदोलन जरूरी है, इज्जत जरूरी है? कहा लोग इज्जत में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आंदोलन 4 और कर लेंगे बाद में जाके। तिलक ने कहा तो इज्जत बचाने के लिए वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करना जरूरी है। तो तिलक वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने के लिए गए लंदन। मुकदमा लंबा चला, डोकरे को इंग्लैंड में रस आए, ठंडी जलवायु में मजा आया, बुढ़ापे में थोड़े भले दिन देखे। तिलक ने कहा अपने इधर ही अच्छे हैं। उधर ही 1 अगस्त 1920 को बाद में तिलक की आपके मृत्यु हो जाती है। तो एनी बेसेंट आंदोलन वापस ले लेती है। तिलक मुकदमा करने के लिए, वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। तो आंदोलन जो था वो अपने आप ही समाप्त हो गया। न तो आंदोलन अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सका था और लीडरशिप लेस और हो गया था। इसलिए हम कहते हैं कि होम रूल आंदोलन एक परिणाम विहीन और नेतृत्व विहीन आंदोलन बन गया था लास्ट में, कि लीडरशिप भी चरमरा गई थी। लीडरशिप चरमरा गई तो लोग धीरे धीरे रहने बंद हो गए और हाथों हाथ अंग्रेजों ने भी इतना बड़ा भले घोषणा कर दी हो, पर इतना ज्यादा भी अंग्रेजों ने भारत को कुछ नहीं दिया था। ये होम रूल आंदोलन था भाई, याद रखना। भारत में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा। चलो इसका महत्व मैं अगली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा आपको, फिर ये लंबा हो जाएगा, वरना तो घंटे भर की क्लास हो गई, इतना पढ़ लेना। अगली क्लास में अपने इसका महत्व भी पढ़ेंगे, इसकी कमियां भी पढ़ेंगे, खूब सारी बातें और देख लेंगे। तब तक आप ये सब याद करना। थैंक यू।